वेलकम बच्चों। तो हम स्टार्ट कर देते हैं फिर से दोबारा से जो एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम्स जो रह गई थी आपकी। तो चलिए, कुछ प्रॉब्लम्स मैं पीछे भी सोल्व करता रहा हूं और अभी जो प्रॉब्लम बची हुई है आपकी उनको भी मैं सोल्व करूंगा। देखिए, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1.15 एनसीईआरटी प्रॉब्लम या क्वेश्चन नंबर 1.15। देखिए क्वेश्चन 1.15, कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई कंसिडर कर लीजिए जिसका वैल्यू आपको गिवन है 3 × 10⁻³ ये है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आई कैप न्यूटन पर कूलम। तो स्टूडेंट, इस तरह का फील्ड आपको दिया गया है। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड? इस फील्ड का फ्लक्स क्या होगा थ्रू स्क्वायर, एक स्क्वायर से जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड हुज प्लेन, ऑन ए साइड हुज प्लेन पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। क्या बता रहा है कि जिसका प्लेन वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। देखिए इस तरह से फील्ड है स्टूडेंट। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये कोई एक्स वाई जेड आपने प्लेन मान लिया। और देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्या है, वो क्यूब है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जाता है, बोला हुआ है आई कैप। मैंने इसको एक्स बता दिया, इसको वाई और इसका जेड। और देखिए देखिए ध्यान से। तो बच्चों देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर की तरफ से जाती है इस डायरेक्शन से। तो आपसे इस फेस से कितना फ्लक्स निकलता है बोल रहा है आपसे कि वाई जेड, जो कि क्या है पैरेलल टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं एक्स इज पैरेलल क्या होगा, वाई जेड। तो ये जो फेस आपको दिख रहा है, ये वाला फेस, ये आपका क्या है, ये जो आपको फेस दिख रहा है, ये नॉर्मल जो आपको दिख रहा है, ये वाला एन जिसको आप डिनोट करते हैं, या डीएस वेक्टर जिसको आप बोलते हैं। तो बच्चों, ये आपके पास आपको दिख रहा है कि ये इसके पैरेलल है। इसी के बारे में आपसे बात कर रहा है, केवल एक फेस के बारे में। इस वाले को नहीं पूछा गया, केवल एक फेस जो कि पैरेलल वाला है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि इससे फ्लक्स कितना जाता है। तो देखिए, इससे कितना फ्लक्स जाता है बच्चों, फाई इज इक्वल टू कितना आता है, ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर। तो देखिए साइड गिवन है, इस स्क्वायर का आपको साइड गिवन है जो कितना है 10 सेंटीमीटर। तो देखिए ये साइड आपको गिवन है। अब अगर आप देखते हैं ई का वैल्यू कितना है बच्चों, 3 × 10⁻³ आई कैप। तो ये है हमारे पास ई का वैल्यू। और ये डी एस आपको दिख रहा होगा, इसका वैल्यू कितना है, ये है एरिया। तो एरिया कितना आ जाएगा, मैंने देखिए ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों लिख दिए हैं, और डी एस वेक्टर इसका भी मैग्नीट्यूड देखिए कितना आएगा। एरिया निकालेंगे अगर आप, ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है इसका एरिया कितना है, इस प्लेन का इसका एरिया कितना है, इसका एरिया हमारे पास है 10 × 10, या फिर डिवाइड कर दीजिए 100 से, क्योंकि आपको मीटर में जाना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल, कितना है 0.01 मीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया एरिया 0.01, ये हमारे पास एरिया आ गया। डायरेक्शन देखिए बिल्कुल सेम आई कैप की तरफ ही है। और यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर कूलम, और ये मीटर स्क्वायर। देखिए ये हमारे पास कितना आ जाएगा, फ्लक्स का वैल्यू क्या आएगा, देखिए आई डॉट आई कितना होता है 1, और करिए मल्टीप्लाई 3 × 10⁻³ 1/100, और ये आ गया 3 × 10⁻1 बोल सकते हैं आप। और कितना आ गया हमारे पास, ये न्यूटन पर कूलम डॉट मीटर स्क्वायर। तो इस तरह बच्चों आप इजीली इस फ्लक्स को निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन भी पूछा इन्होंने आपसे कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर। इसी स्क्वायर से फ्लक्स कितना जाएगा यदि क्या हो जाए, इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। यदि देखिए ये प्लेन जो आपको दिख रहा है, अब तो क्या है बिल्कुल पैरेलल, एंगल जो बनने वाला है ई और डेल्टा एक्स में वो 0 डिग्री का है। अब अगर मान लीजिए ये प्लेन थोड़ा सा क्या हो जाए, ये प्लेन एक एंगल बना दे कितना 60 डिग्री का, जैसे मैं आपसे कहूँ कि थोड़ा ऐसे हो जाए घूम करके। ये प्लेन जो आप देख रहे हैं, क्वेश्चन ए मैंने सोल्व कर दिया, अभी मैं बी बता रहा हूँ। देखिए आपको, अगर ये प्लेन जो आप देख रहे हैं डी एस, ये क्या हो जाए, ये प्लेन थोड़ा ऐसे हो जाए, ये बच्चों एक्स के साथ में कुछ एंगल बना दे, ये जो आप देख रहे हैं डायरेक्शन
ds वेक्टर का अगर ये कुछ एंगल बना दे कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, आपको पता है कि एरिया वेक्टर होता है, तो ये प्लेन कैसा एंगल बना दे, 60 डिग्री का बना दे एक्स के साथ में, तब जो है फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल, फाई इज इक्वल टू है ई डेल्टा एस और कॉस ऑफ एंगल हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। यहाँ पर कितना था, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वो था 0 डिग्री। तो ई डी एस, ई डेल्टा एस मैग्नीट्यूड वैल्यू ले सकते हैं आप, क्योंकि आपने कॉस ऑफ एंगल ले लिया है। तो ई का वैल्यू कितना है, 3 गुना में 10 पावर क्यूब। कॉस 60 वैल्यू कितना होता है हमारे पास, सॉरी डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है 0.01 और कॉस 60 कितना है हमारे पास 1/2। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फ्लक्स का वैल्यू आ गया, कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली आप। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 1.16 को बताता हूँ मैं। देखिए इसी के साथ है वो भी, क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सरसाइज 1.15 थ्रो द क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, थ्रो द क्यूब। अब इस क्यूब का साइड कितना बना दिया उन्होंने बना दिया इसको 20 सेंटीमीटर, इसको बना दिया 20 सेंटीमीटर और बोल रहा है आपसे ओरिएंटेड सो दैट, और इस तरह से ओरिएंट किया गया है सो दैट द इट्स फेसेस आर पैरेलल टू इट्स कोऑर्डिनेट प्लेन्स। जो इसके फेसेज हैं, ये जो फेसेज आप देख रहे हैं ये क्या है, पैरेलल। अब फ्लक्स कितना जाएगा, देखिए ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल आपको दिख रहा होगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके लिए, ये अगर फ्लक्स 1 है, अगर हम इसको फ्लक्स 1 के लिए बोल देते हैं, फाई 1 में एक्स को बोलूँ, और ये कितना है फाई 2। तो बच्चों देखिए फाई 1 और फाई 2 दोनों बराबर ही हैं, दोनों बराबर हैं। देखिए कितना है वैल्यू इनका, ई डॉट डेल्टा एस। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप अच्छी तरह देखिए कि ये और ये क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट। मतलब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल है वो इतना है। एक केस में देखिए आप कितना देखते हैं, ई अगर मैं बात करूं, पहले मैं आपको देखिए फाई 1 ही दिखाता हूं। तो फाई 1 का वैल्यू जो है हमारे पास ई डेल्टा एस कॉस ऑफ एंगल है 0 डिग्री, तो मतलब ई डी एस ये आ गया जी। अगर इसकी बात करूं, देखिए इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ था। अब अगर इसकी बात करूं, इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, इसका जो डी एस है वो इधर की तरफ है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ई डी एस कॉस ऑफ एंगल बन गया है 180। तो कॉस ऑफ एंगल 180 होता है -1, तो माइनस ई डेल्टा एस ये मेरे पास आ गया। अब देखिए बच्चों टोटल फ्लक्स कितना आया, फाई 1 प्लस फाई 2। देखिए वैल्यू बिल्कुल सेम, तो मतलब कितना आया जोड़ने पर 0। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1.16 को सोल्व कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.19। क्वेश्चन नंबर 1.19 को देखिए अब आप। ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2.0 माइक्रो कूलम इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस। इस टाइप का एक गॉसियन सरफेस है, इस टाइप का, और इसके सेंटर पर क्या रखा हुआ है बताइए, एक चार्ज क्यू। स्टूडेंट ये गॉसियन सरफेस है क्यूबिक टाइप का, चार्ज क्यू रखा गया है जिसका वैल्यू कितना है, जिसका वैल्यू आपको गिवन है 2.0 माइक्रो कूलम, और या फिर बोल सकते हैं आप 2.0 × 10⁻6 कूलम, क्योंकि 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻6 कूलम। इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9.0 सेंटीमीटर ऑन एज। ये सरफेस कैसा है, 9.0 सेंटीमीटर इन एज, या फिर 0.09 मीटर। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो सिंपली आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस, पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स निकल के जाता है। तो स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि आप देखिए केवल हमें गॉसियन सरफेस आपने यूज किया है, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखेंगे यूजिंग गॉस लॉ, तो गॉस लॉ आपसे क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, क्या करना है बस आपको,
स्टूडेंट इससे मतलब नहीं है कि आपने किस तरह गॉसियन सरफेस लिया हुआ है, हमारा मेन मीनिंग है कि हमने नेट चार्ज कितना है गॉसियन सरफेस पर, वो हमें देखना होता है। तो हमारे पास नेट चार्ज क्यू है, सिंपली आप अप्लाई कर देंगे। मान लो अगर ये हमारे पास गॉसियन सरफेस स्फेरिकल भी होता तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, तब भी क्या होता, हमें केवल नेट चार्ज से मतलब है, हम फ्लक्स का वैल्यू निकाल सकते थे। तो क्यू का वैल्यू कितना है हमारे पास, वो आप रख सकते हैं। क्यू का वैल्यू कितना है 2.0 कूलम 10⁻⁻6 कूलम। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 है। आई थिंक मैं कंफर्म नहीं हूँ इस वैल्यू में, तो आप इसको रख सकते हो अपनी तरफ से। तो ये आपको फ्लक्स का वैल्यू निकालना है। तो बच्चों अब आगे आप कैलकुलेट कर सकते हैं आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 1.13। क्वेश्चन नंबर 1.23 सॉरी। तो इसको देखिए 1.23 के अंदर क्या है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, प्रोड्यूस ए फील्ड, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ये लाइन चार्ज है इनफाइनाइट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कितनी करता है बच्चों ये प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका वैल्यू है E इज इक्वल टू लिखा हुआ है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है लाइन चार्ज प्रोड्यूस करता है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ पर इतना फील्ड स्टूडेंट बनाता है। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है इसकी, सॉरी ये लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है ये निकालनी है। तो बच्चों मैं इसको आपको करवा चुका हूँ 1.30 ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर, और वहाँ मैंने लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है। गॉस लॉ से भी निकाल के दिखाई हुई है मैंने आपको, और कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से भी निकाल के दिखाई हुई है। तो वहाँ से जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो ये आता है, E इज इक्वल टू लैम्ब्डा अपॉन में 2π एप्सिलॉन नॉट, और ये y ये डिस्टेंस है, कितनी दूरी पर है, लैम्ब्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी जो कि आपको निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल 2π एप्सिलॉन नॉट डॉट y इंटू ई, ऐसे आप लिख सकते हो। तो बच्चों सारी वैल्यू जो आप जानते हैं, देखिए 2π का वैल्यू भी आप जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट 3.14 होता है, y का वैल्यू गिवन है हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, जिसको आप क्या लिख सकते हो, और 0.02 मीटर लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है ये रहा आपके पास। और थोड़ा सिंपल करना चाहो सिंपल कर सकते हो, 2 को मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर नीचे करेंगे 4π एप्सिलॉन नॉट डॉट y। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या होता है k के बराबर, k डॉट 2 लैम्ब्डा अपॉन में y। अब देखिए और थोड़ा आसान बन जाएगा आपके लिए, लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k का वैल्यू कितना होता है आप जानते हैं, ई वाई अपॉन में 2, और ये k। ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू हमारे पास है 9 × 10⁴, y का वैल्यू कितना है 0.02 मीटर, और 2 इंटू में k का कितना है। तो इस तरह सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, आप दोनों तरह सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे 1.31। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.31। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन 1.31 सॉल्यूशन, देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, कैसे निकालेंगे आप इस क्वेश्चन को। इट इज नाउ बिलीव्ड दैट, अब ऐसा बिलीव किया गया है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच कंस्टिट्यूट न्यूक्लाई ऑफ ऑर्डिनरी मैटर, विच कंस्टिट्यूट न्यूक्लाई, जो कंस्टिट्यूट करते हैं कि न्यूक्लाई जो एक ऑर्डिनरी मैटर का होता है, आर देमसेल्फ बिल्ट आउट ऑफ मोर एलिमेंट्री यूनिट्स, वो खुद जो है कुछ एलिमेंट्री यूनिट से बनी होती है जिनका नाम होता है क्वार्क। क्या बता रहा है बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खुद कुछ एलिमेंट्री जो यूनिट्स होती हैं उनसे बना होता है जिनका नाम होता है क्वार्क्स। मतलब प्रोटॉन को भी आप ब्रेक कर सकते हैं, न्यूट्रॉन को आप ब्रेक कर सकते हैं, उनकी भी कुछ छोटी इकाइयाँ हैं जिनको हम क्वार्क का नाम बोलते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्क्स ईच। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके पास कितने क्वार्क हैं, 3 क्वार्क्स।
इसके पास भी कितने हैं 3 क्वार्क्स, ऐसे बोल रहा है आपसे 3 क्वार्क्स ईच, 2 टाइप्स ऑफ क्वार्क द सो कॉल्ड अप क्वार्क्स। 2 प्रकार के जो है क्वार्क होते हैं, एक होता है जी अप क्वार्क। अप क्वार्क का जो वैल्यू है वो बता रहा है आपको, बताया गया है 2/3 पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डाउन क्वार्क का वैल्यू है, डाउन क्वार्क इसका वैल्यू बताया जा रहा है आपको -1.3 डॉट ई, मतलब इलेक्ट्रॉन का -1/3 पार्ट। डिनोट कर सकते हैं अप वाले को आप यू से, और इसको कर सकते हैं जी आप डी फॉर डाउन से। अब क्या लिखा हुआ है आगे, टुगेदर विद इलेक्ट्रॉन बुल्ट अप ऑर्डिनरी मैटर, ऑर्डिनरी मैटर से बने होते हैं। क्वार्क ऑफ अदर टाइप्स हैव आल्सो बीन फाउंड विच गिव्स राइज टू डिफरेंट अनयूजुअल वैरायटी ऑफ मैटर। क्वार्क ऑफ अदर टाइप्स के क्वार्क को भी जो है ऑल्सो बीन फाउंड, उनको पाया गया है, जो आपको विच गिव्स राइज टू डिफरेंट अनयूजुअल वैरायटी ऑफ मैटर, जो भी क्या पाया गया है कि अनयूजुअल टाइप ऑफ मैटर वैरायटी से जो है बने होते हैं, जो बनाते हैं, जो वैरायटी को आप ये बनाते हैं। सजेस्ट ए पॉसिबल क्वार्क, एक पॉसिबल क्वार्क को आप सजेस्ट करना है, बनाना है। सजेस्ट ए पॉसिबल क्वार्क कंपोजिशन, एक पॉसिबल क्वार्क कंपोजिशन आपको बनाना है, किसका, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। बेसिकली क्वेश्चन इतना सिंपल सा है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए क्या करना है, आपसे कहा गया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खुद कुछ छोटी छोटी एलिमेंट्री चीज़ों से बने होते हैं जिनका नाम होता है क्वार्क। तो बच्चों एक प्रोटॉन के पास 3 क्वार्क होते हैं, जिसमें से कुछ अप होते हैं, कुछ डाउन होते हैं। ऐसे ही न्यूट्रॉन के पास भी क्या होते हैं, 3 क्वार्क होते हैं, जिनमें से कुछ अप टाइप के होते हैं, कुछ डाउन टाइप के। तो बेसिकली हमारा एम क्या है, हमारा एम है कि कॉम्पोजिशन निकालना कि प्रोटॉन में कितने जो है अप क्वार्क होते हैं और कितने डाउन क्वार्क। इसी तरह न्यूट्रॉन के अंदर कितने अप क्वार्क होते हैं और कितने होते हैं डाउन क्वार्क। तो मान लीजिए, क्या मान लीजिए, 3 क्वार्क है हमारे पास। लेट अप वाले हैं x, और तो डाउन वाले कितने हो गए बच्चों, अगर अप वाले x हैं तो डाउन वाले हो गए 3 - x, टोटल 3 आने चाहिए। इसी तरह इसमें देखिए यहाँ भी कर सकते हैं आप, अप वाले क्वार्क मान लिया आपने कितने इसके पास x, तो डाउन वाले कितने आ गए 3 - x, बिल्कुल सिंपल। अब प्रोटॉन के बारे में आप क्या जानते हैं, देखिए प्रोटॉन के बारे में बच्चों आप जानते हैं अच्छी तरह से कि प्रोटॉन पर होता है एलिमेंट्री चार्ज। प्रोटॉन पर क्या होता है, एलिमेंट्री चार्ज, मतलब दोनों को मिला करके हमारे पास इन दोनों का चार्ज क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। तो देखिए x, अप वाले कितने x, और एक x में कितना है 2/1 में कितना है 2/3, तो x में कितना हो गया 2/3 डॉट e इंटू एक्स। तो लिखिए 2/3 डॉट इंटू एक्स लिख दिया आपने, प्लस डाउन वाले में कितना है बच्चों, देखिए डाउन वाले में कितने हैं हमारे पास 3 - x, बराबर लिख सकते हैं आप। एक को मान लिया आपने और दूसरा अपने आप आपके पास बन जाता है। तो यहाँ कितना आगे देखिए -1/3 डॉट ई इज इक्वल टू कितना है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर, बिल्कुल क्लियरली आपको पता है। देखो बच्चों इसी तरह यहाँ पर क्या है, कितना है आपके लिए 2/3 डॉट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, प्लस यहाँ पर कितने हैं डाउन वाले कितने लिए आपने 3 - x, और कितना है -1/3 और ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। आपको पता है न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है, सम इनका सम कितना आना चाहिए 0 के बराबर, इनका सम आना चाहिए ई के बराबर। अब देखिए ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ई सबसे कॉमन, और इधर वाले को कैंसिल कर देगा, तो कितना आया 2x/3, यहाँ पर -3 - x डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 1, क्योंकि देखिए ई सबसे कॉमन है, ई को डिवाइड करेगा 1 आ गया। अब देखिए 3 एलसीएम आ रहा है हमारे पास, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x - 3 + x बराबर 3, 2x + x कितना हुआ 3x। तो बच्चों 3 3 6 हो गया, x बराबर हुआ 3 दूनी 6। तो मेरे पास अप वाले कितने आए, अप वाले बच्चों आगे 2, और डाउन वाले कितने आ गए, डाउन क्वार्क का कितना आया 3 - 2 बराबर 1। तो अप वाले 2 और डाउन वाले 1। कॉम्पोजिशन क्या बन गया, कॉम्पोजिशन देखिए उसने कहा था आपसे अप वाले के लिए आप यू लगा सकते हैं, तो देखिए
डबल यू और डाउन यू यू डी, ये कॉम्पोजिशन बन गया यू यू डी, क्योंकि दो हैं अप वाले तो 2 यू 1 डी, टोटल 3 ही बता रहा था, 3 है, 3 में से देखिए यू अप वाले 2 और डाउन वाला 1। इसको भी सोल्व कर लीजिए, देखिए इसी तरह से ई को कॉमन निकाला, 0 को डिवाइड करेगा ई, तो अगर ई डिवाइड करेगा 0 को तो 0 ही आंसर आ जाना है, -3 - x डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए अब 3 यहाँ से कॉमन, उधर 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर भी 0 ही आ जाना है, +x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू कितना है 1। तो देखो बच्चों अप कितने हुए, अप हुआ 1 और डाउन कितने हुए, डाउन क्वार्क कितने हुए हमारे पास, देख सकते हैं आप 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो कॉम्पोजिशन क्या हुआ देखिए, तो बच्चों कॉम्पोजिशन क्या हो गया देखिए, 3 क्वार्क बता रहा था जिसमें से अप वाले कितने हैं, अप 1 और डाउन कितने हैं 2, यू डी डी, इस तरह कॉम्पोजिशन बन जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आप इजीली एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। अगेन किसी डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैंने लगभग सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के सोल्व कर दिए हैं, 2-4 क्वेश्चन रह रहे होंगे जो कि हो सकता है कि उनमें से 1-2 क्वेश्चन तो आपकी अगली स्टडी में क्लियरली आपको जो अंडरस्टूड हो जाएंगे, और बाकी फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। थैंक यू टू ऑल।